गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर लाइट शुरू हो गया। फ्लैश लाइट को बंद करना पड़ेगा। यस। हाँ तो बच्चे लोग, बहुत लंबा सेशन हमने किया। इससे पहले किस तरह से हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, है ना, पैरेललोग्राम लॉ, जिससे हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला मिला था। ठीक है ना, याद है ना आपको? जब एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए और बी को ऐड करने से क्या मिलता है? रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। उसका मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है क्या? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझे? और उससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए, तो इसी डायरेक्शन में अगर एक ऐसा वेक्टर बनाया जाए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1, तो हम उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए। समझे? मतलब दिस वेक्टर इज along the vector A but has magnitude of 1। ठीक है, कपड़ा किधर गया? समझ गए ना आप? तो हम लोग बेटा आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमको समझ में आएगा, यस, जिससे हमको समझ में आएगा कि भाई आखिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। मैं आपको फिर से बताऊंगा। देखिए, लगभग 50 मिनट का वीडियो बना था उस बार, इससे पहले वाले सेशन में, लेकिन बेटा वो सिर्फ डेरिवेशन था, वो सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको काम आएगा। हमें मेनली क्या काम आने वाला है? फॉर्मूला। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। इफ 4 पॉइंट्स हैव कोऑर्डिनेट्स 3, 7, 5, 2, 0, 5, -3, 1, 7 एंड -2, -1, 7। यानी इस तरह से मेरे पास 4 पॉइंट्स है, ए बी सी और डी। तो मुझे बस इनका क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर लिखना है, और बेटा मैग्नीट्यूड भी पता करना है। तो मैंने तो आपको सिखाया था कि पोजीशन वेक्टर देखते बराबर कोई छोटा बच्चा भी लिख देगा। तो चलिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा? पॉइंट्स क्या है? 3, 7, 5। तो 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 5 k कैप। i j k क्या है? ये भी यूनिट वेक्टर्स है लेकिन फिक्स है। I is along x axis, j is along y axis and k is along z axis। तो बस हो गया, कोऑर्डिनेट दिख गया ना, पोजीशन वेक्टर बन गया। इट्स वेरी इजी। अब रहा सवाल मैग्नीट्यूड, तो बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, डायरेक्ट लिखते फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या फॉर्मूला होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। आप इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 58 और 25 कितना होगा? 83। तो बस यही आपका आंसर है, अंडर रूट 83। यानी जो ए वेक्टर है उसके लाइन का लेंथ कितना है? कितना है लेंथ? अंडर रूट 83। समझ में आया? जरूरी नहीं बेटा आप यहाँ पर लेंथ है इसलिए मीटर लिख दोगे। हो सकता है ये कोई फोर्स का कोऑर्डिनेट था तो ये न्यूटन होगा, अगर ये वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट था तो ये मीटर पर सेकंड होगा। समझे? वो तो एक बस कहावत है कि वेक्टर का जो लाइन का लेंथ होता है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। समझे? बट याद रखिएगा, यूनिट आपको वही लिखना है जैसा फिजिकल क्वांटिटी वो है। तो इसी तरह से आप बी का पता कर सकते हैं। चलो बी का आपको होमवर्क दे दिया, बी आप खुद ही करना, इट्स वेरी इजी। सी का देखते हैं। चलो सी का क्या हो जाएगा बेटा? पॉइंट्स क्या है? -3, 1 और 7। तो बस लिख दो -3i प्लस 1j लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ j लिखिए, प्लस 7k। अब रहा सवाल मैग्नीट्यूड का, तो क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ
-3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आपको याद है मैंने बोला था इसके माइनस प्लस होने से मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता, समझे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो कितना हो जाएगी 49 प्लस 1 50, 59 आंसर। समझ में आया। अब हम लोग लास्ट वाला कर लेते हैं, डी वाला। तो डी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखिएगा? क्या आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं, -2 -1 7। तो कैसे लिखिएगा? -2i -1 तो -j, 1j नहीं लिखते, +7k। अब डी का मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। याद रखिएगा इसके माइनस होने से मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो गया बेटा ये? √54। समझे? हमें दिया नहीं गया था ये पॉइंट फोर्स का है कि वेलोसिटी का है कि किसका है, हमें नहीं दिया गया था, इसलिए यूनिट्स के नाम पर हम यूनिट ही लिख देंगे। वेरी गुड, समझ गए आप? ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको 3 स्टार मार्क दिया है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिए। पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि 3 और 2 कितना होता है बेटा? तो आप क्या बोलोगे? 5 होता है ना। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। लेकिन बेटा अगर 3 और 2 का डायरेक्शन है, यानी 3 इधर है 2 इधर है, तो भी क्या 3 और 2 5 होगा? नहीं ना। इसीलिए तो हमने ये चैप्टर पढ़ा है वेक्टर्स, क्योंकि 3 अगर इधर है 2 अगर इधर है तो 3 और 2 5 नहीं होगा। तो कितना होगा? तो बेटा उसका एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक मिनिमम वैल्यू होता है, समझे। वैसे मैं आपको पहले शॉर्टकट बता दूं क्या? मैं आपको पहले ही शॉर्टकट बता देता हूं। देखो शॉर्टकट, आपके पास अगर 2 वेक्टर है ए एंड बी, तो इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा a प्लस बी और मिनिमम रिजल्टेंट होगा a माइनस बी। दैट्स ऑल। इसका मीनिंग क्या है बेटा? कि अगर मैंने आपको 3 और 2 ये 2 वेक्टर्स दिए थे, तो इसका मैक्सिमम आंसर कितना आएगा? मैक्सिमम आंसर आएगा 5 और मिनिमम आंसर आएगा 1। समझ में आया? मैक्सिमम आंसर आएगा 5 और मिनिमम आंसर आएगा 1। आप बोलोगे सर -3 और -2 होता तो? नहीं, माइनस में नहीं हो सकते बेटा, ये मैग्नीट्यूड से। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, किसी का मैग्नीट्यूड कभी माइनस में होता है क्या? देखो तो, किसी का मैग्नीट्यूड कभी माइनस में नहीं होता है, समझे। हाँ, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। अब चलो इसको डिराइव करते हैं। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखो, इफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर एडेड, इफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी, यानी वेक्टर्स एक का मैग्नीट्यूड कुछ होगा और दूसरे का मैग्नीट्यूड कुछ होगा और वो फिक्स होगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो बेटा क्या फिक्स नहीं है? एक वेक्टर इतना लंबा है, दूसरा वेक्टर मान लीजिए इतना लंबा है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या फिक्स है? फिक्स क्या है? इसका लंबाई, दूसरे वेक्टर का लंबाई। और क्या फिक्स नहीं है? इन दोनों के बीच का एंगल। तो बात को समझो, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल को चेंज करने से, यहां देखो 2 वेक्टर के बीच का एंगल यानी कि थीटा, इनको चेंज करने से ना रिजल्टेंट भी चेंज हो जाता है, समझे। तो मैक्सिमम कितना होता है? a प्लस बी और मिनिमम कितना होता है? a माइनस बी। तो कैसे? देखिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा ही नहीं। If 2 vectors a and b are added, then what can be their maximum and minimum resultant? समझे? यानी ये और ये कैसे आया आपको प्रूफ करना है। देखिए, r का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है ना। और मैंने क्या बोला कि मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b, मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दीजिए। तो किसको वेरी कर सकते हैं आप? इस थीटा को। अब आपको एक बात पता होगा, समझिए बात को। अगर r के फॉर्मूले में cos थीटा इस तरह से प्रेजेंट है, किस तरह से? जैसे दिख रहा है आपको, r के फॉर्मूला में cos थीटा अगर इस तरह से प्रेजेंट है, तो आप बताइए
आर आपको मैक्सिमम कब मिलेगा? आप ए को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। बी को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। आप थीटा चेंज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कब मिलेगा? जब कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इट्स वेरी सिंपल, समझे? देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक दायरा है, आप 2 प्लस एक नंबर ऐड कीजिएगा, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए वाई। तो वाई मैक्सिमम कब होगा? जब एक्स मैक्सिमम होगा। वाई मिनिमम कब होगा? जब एक्स मिनिमम होगा। समझे? अब एक्स का वैल्यू मान लीजिए है 0 से लेकर 9 तक, तो वाई मिनिमम कितना होगा? 2 प्लस 0 यानी 2, और वाई मैक्सिमम कितना होगा? 2 प्लस 9 यानी 11। समझ गए आप? उसी तरह से इसका वैल्यू जब मैक्सिमम होगा उस समय आर मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्स या फिर आर विल बी आर मैक्स व्हेन cos थीटा विल बी मैक्स। अब आप बताओ cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको सबको पता होगा कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। sin थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बेटा? -1। यानी cos थीटा कभी भी -1 से कम नहीं होगा और cos थीटा कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? तो R मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। कितना? 1। तो लिखिए R मैक्सिमम इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab। cos थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1। अरे बाबा, ये किसका फॉर्मूला है? a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि रूट के अंदर भी है। समझ गए? तो रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? a प्लस बी। तो बेटा आर मैक्स कितना होगा? a प्लस बी। मतलब अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है 3 और 4, तो मैक्सिमम आंसर कितना आएगा? 7। समझे? मैक्सिमम। देखिए, अगर आपने ए भी फिक्स कर दिया, बी भी फिक्स कर दिया, एंगल भी फिक्स कर दिया, फिर तो रिजल्टेंट भी फिक्स हो गया। यहां पर ए और बी को फिक्स कर दिया है, एंगल को फिक्स नहीं किया है। तो वो पूछ रहे हैं कितना एंगल होगा कि आर मैक्सिमम होगा, या आर मैक्सिमम कितना होगा, ऐसा। समझे? सिमिलरली आर मिनिमम के लिए क्या करेंगे आप? इस फॉर्मूला में कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? -1। तो आर मिनिमम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? a² प्लस b² प्लस 2ab -1। अब बताइए क्या हो जाएगा ये? a² प्लस b² माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? a माइनस बी होल स्क्वायर का, और उसके बाहर रूट भी है। तो कितना हो जाएगा फिर? a माइनस बी। तो बेटा फिक्स हो गया कि R मैक्सिमम होता है a प्लस बी और R मिनिमम होता है a माइनस बी। चलो थोड़ा और बात करते हैं। हमने क्या सोचा कि मैक्सिमम कब होगा? R मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। कितना होगा? 1। कब होगा ये मैक्सिमम यानी 1? कब होगा? जब थीटा बोलो बोलो 0 होगा, यानी जब दो वेक्टर्स इक्वल या लाइक होंगे, है कि नहीं? दो वेक्टर अगर पैरेलल हुआ तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0। कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर 3 और 2, 3 मान लीजिए इधर है हॉरिजॉन्टल और 2 भी मान लीजिए इधर ही है, तो इन दोनों को ऐड करने से वही आएगा जो आप बचपन से सोचते आ रहे हैं 5, और वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, 5 से अधिक नहीं हो सकता। समझ गए आप? अब बताइए आर मिनिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। कितना होता है वो? -1। तो सवाल ये उठता है कि कॉस थीटा -1 कब होगा? बताओ। जब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे बेटा? cos 180 -1 होता है।
तो दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल। समझ में आया? यानी हमारे एग्जाम्पल में अगर 3 इधर है और 2 इधर है तो रिजल्टेंट कितना होगा दोनों का? 3 - 2। समझे? तो इससे हमको यह समझ में आता है कि पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करने के लिए फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। 3 और 2 5। एंटी पैरेलल वेक्टर्स को भी ऐड करने के लिए फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। 3 - 2 1। कुछ दूसरा अगर एंगल रहा, कुछ भी 30 45 60 90, कुछ दूसरा अगर एंगल रहा 0 और 180 को छोड़ के, तो हमें यह फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। समझ में आया? बात समझ गए आप? तो आर मैक्सिमम कितना होता है बेटा? a + b। और आर मिनिमम कितना होता है? a - b। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राइट द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यानी हमारे पास कुछ 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, समझे? उनको इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है। कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा दिया है ना। अगर किसी का कोऑर्डिनेट 3 7 5 है तो कैसे लिखते हैं आप? 3i + 7j + 5k। इसका मतलब क्या हुआ कि इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 3, 2, 3। इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 5, -2, -3। समझ में आया? तो अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर बताइए। तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग को गोली मारिए। फॉर्मूला क्या है देखिए, वेक्टर अपॉन उसका मॉड। यूनिट वेक्टर मैंने आपको समझा दिया, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। समझे? तो ए का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए अपॉन उसी का मॉड। समझ में आया? वेक्टर ए अपॉन उसी का मॉड। अच्छा, ऐसा क्यों करते पता है क्या आपको? मैंने आपको डेरिवेशन तो समझा दिया इसका, बट इससे एक डायरेक्ट लिंक क्या दिख रहा है देखो। ऊपर क्या है? वेक्टर है। उसका मीनिंग क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अच्छा, नीचे क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। समझा? तो मैग्नीट्यूड ने मैग्नीट्यूड को कैंसिल किया, क्या मिला? 1। और डायरेक्शन बरकरार रहा, किसके तरफ? जिधर ए था। इसीलिए क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन दैट ऑफ ए। समझे? तो इतना दिमाग नहीं लगाते हुए डायरेक्ट लिखो यार, टेंशन मत लो। वेक्टर ए क्या है? जो है वो लिखो। 3i कैप 2j कैप + 3k कैप लिख दिया। अब उसका मॉड निकालो। मैंने आपको मॉड निकालना भी सिखाया कि अगर कोई वेक्टर है तो प्लस माइनस ना देखते हुए क्या करने का? स्क्वायर करके, ऐड करके, रूट। ठीक है? तो इनका स्क्वायर करके यानी 9, इसका 4 और इसका फिर से 9, कितना हो जाएगा बेटा? 3i + 2j + 3k अपॉन 9 9 18 और 4 22। बस यही आंसर है। बस ऐसे ही लिखकर आपको छोड़ देना है। समझ में आया? इसी तरह लिखकर छोड़ देना है। समझे? यानी ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। कैसे पता है आपको? अगर आप ऊपर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या मिलेगा? √22। और नीचे भी क्या है? √22 कट जाएगा तो मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। समझ में आया? सिमिलरली आप बी वाला करो खुद से। ये बी वाला होमवर्क है, करो खुद से। मैं सी का बता रहा हूं आपको। देखिए सी वेक्टर क्या है? 5i - 2j + 3k। तो यूनिट वेक्टर अलोंग सी क्या होगा? सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। सो सिंपल। सी वेक्टर जो है उसको छाप दो, 5i कैप - 2j कैप - 3k कैप छाप दिया। अब इसी का मॉड नीचे निकाल लो। क्या होता है वो? इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर +4 प्लस -3 का स्क्वायर +9। समझ में आया? तो कितना हो गया? 5i कैप - 2j कैप - 3k कैप अंडर रूट में क्या आएगा? 25 + 13 कितना आएगा? 38 हो गया। तो ये आपका यही आंसर है, यही आंसर है।
यानी ये वो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन c के अलोंग है और मैग्नीट्यूड 1 है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे, पहले 5th क्वेश्चन करते। देखो वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, लेकिन कुछ सिखा के चला जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, दो वेक्टर है हमारे पास, एक का वैल्यू है 3 यूनिट और एक का वैल्यू है 4 यूनिट, और उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो फिर आप रिजल्टेंट बताइए, यानी 3 और 4 को ऐड कीजिए, तो आंसर 7 होगा क्या? होगा क्या? नहीं, अगर इनके बीच में एंगल 0 होता तो आंसर 7 होता और वो मैक्सिमम होता। आंसर 1 होगा क्या? नहीं, अगर ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, यानी इनके बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होता तो आंसर 1 होता और वो मिनिमम आंसर होता। हमने आपको क्या बोला कि जब कोई एंगल दो वेक्टर्स के बीच में 0 या 180 के अलावा कुछ है तो ही आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। 0 है तो बिंदास ऐड कीजिए, 180 है तो बिंदास माइनस कीजिए। ये देखिए यहां लिखा है, समझ में आया? अब यहां देखिए 90 डिग्री है ये क्यों इतना स्टार मार्क है, देखिए मैं बता रहा हूं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आप बताओ मेरे को, ए स्क्वायर कितना होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर कितना होगा 16, 2 इंटू ए कितना है 3, बी कितना है 4, और बेटा cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है 0। इसीलिए ये स्टार मार्क है कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये देखिए तीसरा टर्म पूरा 0 हो गया, यानी हमें सिर्फ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे? 9 + 16 25 का रूट 5। तो क्या सीखने मिला इस क्वेश्चन में, क्या सीखने मिला, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर then resultant is equal to under root of a square plus b square। समझ में आया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 करते। देखो क्या बोल रहा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 7 और 18, 7 और 18, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो सकता है, होगा नहीं लिखा, क्योंकि देखिए 7 फिक्स हो गया, 18 फिक्स हो गया, बट उनके बीच का एंगल फिक्स है क्या? नहीं, इसलिए रिजल्टेंट कितना हो सकता है। तो हमने आपको सिखाया है कि मैक्सिमम हो सकता है a प्लस बी और मिनिमम हो सकता है a माइनस बी। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 18 + 7 कितना होगा 25, और मिनिमम कितना हो सकता है 18 - 7 कितना होता है 11। तो इन दोनों को ऐड करने से आपका आंसर इन्हीं के बीच में आना चाहिए। तो 8 होगा क्या? नहीं। 11 होगा क्या? हाँ, 11 तो मिनिमम वैल्यू है, वो होगा, 11 होगा। 23 होगा क्या? हाँ 23 भी होगा। समझे? 27 होगा क्या? नहीं, मैक्सिमम 25 अलाउड है। समझे? तो 11 से कम नहीं होगा, 25 से ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया? अब करते हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा टफ है। मतलब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 2x और एक का मैग्नीट्यूड है √2x, और उनको ऐड करने पर जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड दे दिया है कितना, √10x। उसका भी मैग्नीट्यूड कितना दिया है, √10x। समझे? तो फिर a और b के बीच में कितना एंगल है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखो फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला को देखो, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। a गिवन है क्या? हाँ गिवन है। b गिवन है क्या? हाँ गिवन है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, क्या मिसिंग है? थीटा। कैलकुलेट कर लो ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। लिखो सबका वैल्यू, बस कैलकुलेट करने का तरीका देखो। r के जगह लिखो √10x,
ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह लिखो 2x का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर तो √2x का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 2x, बी की जगह √2x, और cos थीटा हमें नहीं पता। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड है इसके साथ। ठीक है, हाँ अब सॉल्व करो। क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? पहले क्या करो, दोनों साइड ना स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √10 का स्क्वायर कितना होगा? 10, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा, ये जो अंडर रूट है पूरा, इसका स्क्वायर कितना होगा? अंडर रूट हट जाएगा तो अंदर जो बचा वो लिखना पड़ेगा। तो 2x का स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर, √2x का स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 इंटू 2, 4√2, 2 2 जा 4 इंटू 2 है ना, और x इंटू x स्क्वायर, और फिर cos थीटा। क्या मैं इनमें से x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? हाँ ले सकता हूं। कितना बचेगा? 4 प्लस 2 प्लस 4√2 cos थीटा। सबके पास x स्क्वायर था, कॉमन ले लिया। इधर क्या है? 10x स्क्वायर, x स्क्वायर ने x स्क्वायर को मार डाला। अब क्या हुआ? 4 प्लस 2 6। अच्छा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। बेटा इसको, ये ऐड नहीं होगा इसके साथ, ये इससे मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 4√2 cos थीटा। अब 6 को इधर ले आओ तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4√2 cos थीटा। तो 10 माइनस 6 कितना होगा? 4 इज इक्वल टू 4√2 cos थीटा। ये 4 ने इस 4 को मार डाला, क्या बचेगा? 1। √2 अगर इधर आए तो क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/√2 इज इक्वल टू cos थीटा। आली रे आली। अब बोलो cos थीटा 1/√2 कब होता है? जब थीटा होता है 45। आंसर तो 45 कौन सा है? पहले ही वाला है। समझ में आया? इसमें क्या आंसर था? 5, तो किसमें कौन सा होगा? ये आंसर होगा। तो ऐसे बहुत सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये तो हमने कुछ ऐसा मीडियम लेवल वाला क्वेश्चन उठाया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ सिखा सकता हूं, टाइम है मेरे पास। आप क्या करो, मैं ये पार्ट मिटा रहा हूं, हाँ यहां सॉल्व कर दूंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला मिटा दिए सर आप। अरे तो आप वीडियो रिवाइंड करो और लिख लो, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन सुनना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। दो वेक्टर है, ठीक है, दोनों इक्वल है, मतलब वेक्टर इक्वल नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। उन दोनों को ऐड किया, आंसर भी उतना ही आया। यानी 3 और 3 को ऐड किया तो आंसर 3 आया। सर ऐसा कैसे? अरे कैसे नहीं यार, तुम बताओ, अगर तुम 3 और 3 को ऐड करोगे तो मैक्सिमम आंसर कितना आएगा? 6, और मिनिमम आंसर कितना आएगा? 0। और क्वेश्चन ने क्या बोला कि आंसर कितना है? 3। तो क्या ये 3 इस 6 और 0 के बीच में लाई नहीं करता? करता है। तो 3 और 3 को ऐड करने से 3 पॉसिबल है। समझे? तो क्वेश्चन सुनो अच्छे से। 2 वेक्टर्स, क्वेश्चन, 2 vectors of equal magnitudes when added give resultant of same magnitude. Same magnitude मतलब that of vectors, यानी क्वेश्चन के जो वेक्टर्स थे उनका जितना मैग्नीट्यूड था वो तो इक्वल था ही, उनको ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आया उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही आया। तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। यानी आपको दो वेक्टर्स है ए और बी, इसका मैग्नीट्यूड जितना है इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है, और इनका जो रिजल्टेंट आया उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो फिर ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा बताओ।
इट इज वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, मच इजियर। तो चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स। सही लिखा क्या यार? उसने तो बोला दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो मैंने x मान लिया। a का मैग्नीट्यूड भी x है, b का मैग्नीट्यूड भी x है और r का भी मैग्नीट्यूड x है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, r की जगह लिखेंगे x, a की जगह लिखेंगे x, b की जगह लिखेंगे x, फिर a की जगह लिखेंगे x, फिर b की जगह लिखेंगे x और cos थीटा हमारा अननोन है। समझे? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। समझ में आया? क्या मैं राइट साइड से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? हाँ, तो 1 प्लस 2 cos थीटा बराबर है 1 1 2। अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को काट के यहां क्या देगा, 1, क्या बचा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा। आया समझ में? अभी क्या, ये 2 इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब क्या होगा, 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। फंस मत जाइएगा, आपको पता है cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, लेकिन ये तो -1/2 है। तो आपको मैथ्स के सर ने बताया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव आता है, साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट सब पॉजिटिव आता है। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव आता है, बाकी सब नेगेटिव आता है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या आंसर होगा पता है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। आप चेक कर लो, आपको मैथ्स के सर ने जो पढ़ाया उससे चेक कर लो कि थीटा cos थीटा अगर -1/2 है तो थीटा कितना है, 120। तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर अगर इक्वल हो और 120 डिग्री के एंगल में अगर लाई करें तो आंसर भी उतना ही लंबा आएगा। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, अभी हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक फॉर्मूला का डेरिवेशन किया है, आगे बहुत कुछ सीखना है। जैसे हमने अभी तक एडिशन किया है दो वेक्टर्स का, तो हम 3 वेक्टर रहा 4 वेक्टर रहा तो कैसे ऐड करेंगे, इससे बहुत इजी है। समझे? फिर सब्ट्रैक्ट भी आएगा, तो ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलिए बाय बाय, टाटा।